बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 29 इकसात सुन चुकी हैं और अब 30 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। और इस वक्त वाकई चाय जैसी चीज की तलब मैं महसूस कर रहा था। सीता ने तीनों कप ट्रे में रखे, उसने दोनों हाथों में ट्रे उठाई और हमारे कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा बंद था। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला। मैंने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कल्पना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया और फिर 1 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। कल्पना कपड़े बदल चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी उसके सांवले बदन पर खूब जच रही थी। वो दुबली पतली सी लड़की थी। कल्पना ने अपने उतारे हुए कपड़े पलंग के नीचे डाल दिए। सीता ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी और कल्पना की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कितनी प्यारी लग रही हो, वो बोली। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। उसे भी यकीन हो गया था कि अब वो महफूज हाथों में है और यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। वो कुर्सी पर बैठ गई तो सीता ने चाय का एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद भी पलंग की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गई। मैं भी सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। बैठने से पहले मैंने अपना चाय का कप उठा लिया था। मैं और सीता चाय की चुस्कियां लेते हुए कल्पना की तरफ देखते रहे, जो कप को दोनों हाथों में थामे हल्की हल्की चुस्कियां ले रही थी। हाँ बताओ, ये सब क्या है? बिलाकर सीता ने असल मौजू छेड़ दिया। तुम कौन हो? ये बदमाश कौन थी और तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे? मैं पोखरान की रहने वाली हूँ दीदी, कल्पना ने जवाब दिया। मेरे पिताजी धोबी थे। मैं और माताजी भी दिन रात उसके साथ काम करती। लोगों के कपड़ों की मैल उतारकर उन्हें उजला करना हमारा काम था। हम कपड़े तो उजले कर देते, लेकिन लोगों के दिलों का मैल साफ करना हमारे बस में ना था। मैं अपने माता पिता के साथ कभी घाट पर कपड़े धोती और कभी धुले हुए कपड़े लोगों के घरों पर भी पहुंचाती। मैं छोटी उम्र ही से ये काम कर रही थी। पहले पिताजी के साथ जाया करती थी, फिर अकेली भी जाने लगी। उस रोज शाम में ठाकुर होश सिंह की हवेली पर कपड़े लेकर गई। मुझे क्या मालूम था कि उस समय मेरी बदबख्ती का जमाना भी शुरू होने वाला है। मैं हवेली के ड्यूडे में बैठी ठाकुरानी के साथ कपड़ों का हिसाब कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ठाकुरानी का भाई ठाकुर बुलबीर सिंह एक तरफ खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने 1-2 मरतबा उसकी तरफ भी देखा, मगर ख्याल नहीं किया। मुझे क्या खबर थी कि 70 साल ठाकुर की नीयत में खोट है। उसके बाद मैंने ठाकुर बुलबीर सिंह को धोबी घाट के चक्कर लगाते हुए देखा। वो देर तक खड़ा मेरे पिताजी के पास बातें करता रहता। बातें तो वो पिताजी से करता, लेकिन उसकी नजरें मेरी तरफ लगी होती। तुम जानो, धोबी घाट पर कपड़े पटकते हुए हमारा उलिया क्या होता होगा। साड़ी का पल्लू तो बदन पर टिकता ही नहीं। कभी मैं बूढ़े ठाकुर की नजरें अपने बदन पर चुभती हुई महसूस करती। वो कमबख्त खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता रहता था। फिर यकायक पता चला ठाकुर बलबीर सिंह हवेली से गायब हो गया। पता पड़ा कि वो जैसलमेर आया हुआ था, चंद रोज रहकर वापस चला गया है। मुझे खुशी हुई कि उस बुड्ढे की मैली नजरों से निजात मिल गई थी, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। चंद रोज बाद वो वापस आ गया और फिर उसका आना जाना लगा रहा। वो अगर शाम को जैसलमेर वापस जाता तो फिर सुबह पोखरान आ जाता। उसके पास मोटर थी और 150 मील का फासला क्या मैं नहीं रखता था। और फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उन्हें गर्दन तोड़ बुखार चढ़ा था। उनका बहुत इलाज करवाया, मगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके जीवन का अंत हो गया। उस रोज मैं कपड़े लेकर हवेली गई तो उस बुढ़े ठाकुर ने पहली मर्तबा मुझसे बात की। मेरे पिताजी के गुजर जाने का अफसोस किया और मुझे 100 रुपए भी दिए। उस वक्त ठाकुरानी मौजूद नहीं थी। मैंने 100 रुपए ले लिए। मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आया था। दानवान हम जैसे कमीकारों को बख्शिश देते ही रहते थे। उसके चंद रोज बाद मेरा चाचा रामचंद धोबी हमारे घर आया। रामचंद धोबी मेरा सगा चाचा नहीं। वो देर तक माताजी से खुसर फुसर करता रहा और बार बार कनखियों से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी बातों के जवाब में मेरी माताजी बार बार इनकार में सारी लाती रही। रामचंद धोबी का कई रोज हमारे घर आना जाना लगा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माताजी और उसमें क्या खुसर फुसर होती थी, परंतु मुझे लगता था जैसे वो मेरी माताजी को किसी बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था और शायद माताजी ने हार मान ली। रामचंद धोबी खिल उठा। उसने मेरी माताजी को कुछ नोट भी दिए। माताजी ने नोट चोली के गिरेबान में छुपाते हुए कनखियों से मेरी तरफ देखा भी था, मगर मुझे कुछ समझ ना आ सकी। और 1 हफ्ते पहले की बात है। कल्पना ने गहरा सांस लिया, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। उससे अगले रोज माताजी मुझे लेकर जैसलमेर आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम एक पुराने मंदिर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। जब हम जैसलमेर के लारी अड्डे पर बस से उतरे तो यहाँ रामचंद धोबी हमारे इस्तकबाल को मौजूद था। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वो हमें एक मोटर में बिठाकर एक हवेली में ले गया। पहाड़ी के करीब ये हवेली ज्यादा बड़ी ना थी। वो ठाकुरों का इलाका था। आसपास और भी बहुत सी और बड़ी बड़ी हवेलियां थी। और फिर उसी शाम हवेली में बूढ़े ठाकुर बलबीर सिंह को देखकर पहली मर्तबा मेरा माथा ठिनका। मैंने माताजी से कुछ पूछना चाहा तो उसने हंस कर टाल दिया।
मेरे दिल में खुद सी होने लगी। मैं समझ गई कि किसी पुराने मंदिर की यात्रा के बहाने मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। दूसरे दिन मैं माताजी के पीछे पड़ गई। मैं असल बात जानना चाहती थी और फिर माताजी ने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि माताजी उस बूढ़े ठाकुर से मेरी शादी करने वाली हैं, जो उम्र में शायद मेरे दादा से भी बड़ा था। मैं चीख उठी। माताजी ने मुझे डांट कर चुप कराया। वो रामचंद धोबी के जरिए ठाकुर से 2000 रुपए ले चुकी थी और उसे 3000 रुपए और मिलने वाले थे। गोया 5000 में मुझे बेच दिया गया था। मैं बहुत रोई पीटी, चीखी चिल्लाई, मगर माताजी पर कोई असर नहीं हुआ। रामचंद धोबी भी पहले मुझे समझाने की कोशिश करता रहा कि मैं जिंदगी भर ऐश करूंगी, ठाकुरानी बनकर राज करूंगी, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी तो वो डांट डपट करने लगा। एक मर्तबा मेरे मुंह पर तमाचा भी मार दिया और फिर एक रोज माताजी पर भी ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि हमारे साथ वाकई ही धोखा हो रहा है। उस रोज माताजी ने रामचंद धोबी को एक और आदमी के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। ये ठाकुर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हम जैसे नीच जाति वालों को करीब भी नहीं फटकने देते। हमें मलीच कहा जाता है। हमारे कपड़ों को छू कर गुजरने वाली हवा उनके कपड़ों को भी छू कर गुजर जाए तो वो नापाक हो जाते हैं। परंतु किसी हसीन नारी को अपने सीने से लगाते हुए, उसके बदन को अपने बदन से मसलते हुए, अपना पवित्र खून उस नारी के खून में शामिल करते हुए उन्हें एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त ना तो वो नारी मलीच होती है और ना ही वो देवता। वो बूढ़ा ठाकुर भी मुझे देखकर मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी पर रीझ गया था। वो भूल गया था कि वो ऊंची जाति का ठाकुर है और मैं नीची जाति की हूँ। उसके मन में खोट था, हवस थी, वो सब कुछ भूल गया था। रामचंद धोबी ने मेरी माताजी से कहा था कि ठाकुर मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनी पत्नी बनाकर आलीशान हवेली में रखेगा, मुझे ठाकुरानी बनाएगा, मैं राज करूंगी। मगर उस रोज माताजी ने रामचंद धोबी की दूसरे आदमी से बातें सुनी तो वो कांप उठी। असल बात ये थी कि वो बूढ़ा ठाकुर मेरे खूबसूरत शरीर से अपनी हवस की सिर्फ आग बुझाना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरी माताजी को 5000 रुपए दे दिए थे। ऐसों के लिए 5000 रुपए क्या मैं नहीं रखते थे। माताजी को रामचंद धोबी और उसके आदमी की बातों से पता चल गया कि हमें धोखे से यहाँ लाया गया है। वो बूढ़ा ठाकुर चंद रोज मुझे बरतता, मेरे खूबसूरत शरीर से अपनी हवस की आग बुझाता, फिर मुझे अपने करिंदों के हवाले कर देता जो जीवन भर मेरी बोटियां नोचते रहते। परसों रात मेरी माताजी ने मुझे साथ लेकर हवेली से भागने की कोशिश की, मगर हमें पकड़ लिया गया। हवेली में रामचंद धोबी और माताजी में खूब लड़ाई हुई। माताजी ने गुस्से में रामचंद धोबी के कपड़े फाड़ दिए और रामचंद धोबी ने तैश में आकर माताजी के सर पर लोहे की सलाख से जोरदार जरब लगाई। माताजी का सर फट गया, बेजा बह निकला और माताजी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और हवेली पर 2 खतरनाक गुंडों का पहरा बिठा दिया गया। मैं बंद कमरे में बैठी रोती और तड़पती रही, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। आज शाम 2 औरतें हवेली में आ गई। मुझे उस कमरे से निकाला गया। उन 2 औरतों ने मुझे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और मुझे खूब बनाया संवारा गया। वो दोनों औरतें सूरतों ही से बड़ी खराफा लगती थी। एक मौके पर मैंने मुजामत की तो एक औरत ने मेरी पिटाई कर दी। आधी रात के समय मुझे एक और कमरे में पहुंचा दिया गया। हमें हवेली में रहते हुए कई रोज गुजर गए थे, मगर ये कमरा मैंने पहली मर्तबा देखा था। बहुत शानदार कमरा था। उसे उस बूढ़े ठाकुर की ऐश का कहना ठीक होगा। दीवारों पर औरतों की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर ही शर्म आती थी। वो दोनों औरतें उस वक्त तक कमरे में बैठी रहीं जब तक वो बूढ़ा ठाकुर नहीं आ गया। औरतें कमरे से चली गई तो बूढ़े ठाकुर ने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। उसने दारू पी रखी थी। कमरे में आकर भी उसने दारू पीना शुरू कर दी। कई गिलास पीकर वो मेरी तरफ आया। मैं उसकी विनती करने लगी, उसके हाथ जोड़ने लगी, उसके चरणों में गिर गई कि मेरा जीवन नष्ट ना करे, पर उसने मेरी एक बात ना सुनी। उसने मेरे शरीर को पाने के लिए मेरी माता को 5000 रुपए दिए थे। वो मुझे कैसे छोड़ सकता था। उस कमबख्त ठाकुर की बाहों में इतनी शक्ति थी कि उसने मुझे शिकंजे की तरह दबोच रखा। परंतु मुझे अपने आप को छुड़ाने का एक मौका मिल गया। मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के करीब आ गई, जहाँ पीतल का एक गुलदान भी रखा हुआ था जिसमें फूल सजे हुए थे। बूढ़ा ठाकुर मेरी तरफ लपका तो मैंने पीतल का गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसका सर फट गया, खून बहने लगा। वो चीखता हुआ कालीन पर गिर गया। मैं दौड़कर दरवाजे के करीब आ गई, फिर ये सोचकर रुक गई कि यहाँ से बाहर निकलूंगी तो रामचंद धोबी और उसके साथी मुझे पकड़ लेंगे। मैं दौड़कर खिड़की के करीब आ गई और खिड़की खोलकर बाहर कूद गई। ये हवेली का पिछला हिस्सा था। उस तरफ अंधेरा था। पिछली दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए तंग सी सीढ़ियां थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। मैं सीढ़ियां चढ़कर दीवार पर आ गई और बाहर छलांग लगा दी। हवेली के अंदर शोर मच गया था। बूढ़े ठाकुर ने चीख चीख कर रामचंद धोबी और उन गुंडों को बता दिया था कि मैं उसे जख्मी करके पिछली तरफ से भाग गई हूँ।
वो लोग भी दीवार फांद कर हवेली से बाहर आ गए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। एक मौके पर रामचंद धोबी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसके बाजू पर दांत गाड़ दिए। वो दर्द से चीख उठा। मैं अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर भाग निकली। मैं बुरी तरह बदहवास थी। मौत का खौफ दिमाग पर सवार था। मैं जानती थी कि अगर उन गुंडों के हाथ लग गई तो वो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। मेरे दिमाग ने काम छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। और फिर इस हवेली के फाटक के सामने रुक गई। अंदर बरामदे में रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे विश्वास था कि यहाँ मुझे पनाह मिल जाएगी। और दीदी कल्पना खामोश हो गई। उसने उठकर सीता के चरण छुए, फिर मेरी तरफ रुख करके दोनों हाथ जोड़ दिए। अगर आप दोनों मुझे पनाह ना देते तो वो लोग मुझे खूनख्वार भेड़ियों की तरह चीड़ फाड़ देते। अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं, सीता ने उसके खामोश होने पर कहा। उनका खौफ ज़हन से निकाल दो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। सीता उससे कुछ और बातें पूछती रही, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें आराम और गहरी नींद की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में भेज दूं। बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। सीता उसे लेकर कमरे से निकल गई। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। सीता 5 मिनट बाद वापस आ गई। देखा तुमने? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। यह है हमारा धर्म जो कई जातों में बटा हुआ है। ऊंची जात के लोग अपने आप को बहुत पवित्र और देवता समझते हैं। नीची जात वाले उनकी नजरों में मलीच हैं। वो उनको छूकर आने वाली हवा से भी बचते हैं। लेकिन नफ्स की आग जब सीने में भड़कती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि वो पवित्र और देवता हैं। और जिस नारी को वो अपने वजूद तले रोंद रहे होते हैं वो कम जात और मलीच है। मैं गहरा सांस लेकर रह गया। जवाब देने की बजाय दीवार की घड़ी की तरफ देखने लगा। 3:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। उस वक्त मेरा दिमाग बोझल हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया। सीता ने दरवाजा पीट दिया और फिर वो भी मेरे साथ बेड पर लेट गई। चंद लम्हों बाद उसकी संजीदगी रुखसत हो गई और वो एक बार फिर शरारतों पर उतर आई। वो नुस्वानी चीख की आवाज थी। उस वक्त मेरे दिमाग पर गुनूदगी सी तारी थी, मगर चीख की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। कमरे में बत्ती जल रही थी। दरवाजा बंद था। अगबी सिमत वाली खिड़की खुली हुई थी। हवा के झोंकों से सामने पड़ा हुआ पर्दा होले होले बल खा रहा था। चीख की आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं उसे अपना वहम समझकर लेट गया, लेकिन उसी लम्हे चीखने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा यूं लगा था जैसे किसी जवान लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसे चीखने से बाध रखने की कोशिश की गई हो। जवान लड़की का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। सीता भी इस मर्तबा चीखने की आवाज सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ? कौन चीखा? वो बदहवास सी हो रही थी। उसके ज़हन पर भी नींद का गलबा था। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से पिस्तौल निकाला और नंगे पैर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे आहिस्तगी से घुमाने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। वो लाग भी नहीं था और ऊपर की चुटकी भी नहीं लगी हुई थी। मैंने घूमकर सीता की तरफ देखा। वो भी अपना लिबास दुरुस्त करती हुई पलंग से उतर आई। क्या हुआ? उसने हाथ के एक इशारे से पूछा। मेरा ख्याल है कोई कल्पना के कमरे में मौजूद है और इस दरवाजे को बाहर से कुंडा लग गया है। मैंने सरगोशी की। मेरे दिल में बदतरीन खदशे जन्म ले रहे थे और न जाने मुझे ये यकीन क्यों था कि हवेली में कोई घुस आया है और कल्पना को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। बैग भी दरवाजे की तरफ लपका, मगर सीता ने मेरा बाजू पकड़ लिया और एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये दरवाजा मुल्क कमरे में खुलता था। सामने पर्दा लटका हुआ था। सीता ने पर्दा हटाकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला और हम दूसरे कमरे में आ गए। उस कमरे का रायदारी में खुलने वाला दरवाजा महज भिड़ा हुआ था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, पहले एहतियात से बाहर झांका और फिर सीता को वहीं रुकने का इशारा करके बाहर आ गया। रायदारी में कालीन बिछा हुआ था। मैं नंगे पैर था और कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं उबर रही थी। मैं तारीख हाल में आ गया। हाल के दूसरी तरफ वाली रायदारियों के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में जलने वाले नाइट बल्ब की मदम सी नीलगो रोशनी भी बाहर आ रही थी और उस कमरे से दींगा मुश्ती और खड़खड़ाहट की आवाजें सी सुनाई दे रही थी। मैं हाल में पड़े हुए फर्नीचर से बचता हुआ एक मुमकिन तेजी से आगे बढ़ा। दरवाजा चौपट खुला हुआ था और अंदर 2 आदमी कल्पना को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे और कल्पना पूरी शिद्दत से मुदाहमत कर रही थी। उन 2 बदमाशों में एक तो वही गंगू था जो 3 घंटे पहले मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर धूम दबाकर भाग गया था। मैं गुंडों और बदमाशों की फितरत से वाकिफ नहीं था। मुझे उनका तजर्बा नहीं था। उस वक्त मैंने गंगू और उसके साथी को जाने दिया था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लोग ताक में रहेंगे और मौका पाते ही वापस आ जाएंगे। गंगू ने एक हाथ कल्पना के मुंह पर जमा रखा था और दूसरा बाजू उसके सीने पर लपेटकर उसे गिरफ्त में ले रखा था, जबकि उसका दूसरा साथी कल्पना की दोनों टांगों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और कल्पना अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह टांगे चला रही थी।
मैंने मुड़कर देखा, सीता भी मुझसे 2 कदम पीछे खड़ी थी। मैंने उसे एक बार फिर खामोश रहने का इशारा किया और दरवाजे के ऐन सामने आ गया। हैरत है, मैंने ऊंची आवाज में कहा, 2 आदमी एक छोकरी को काबू नहीं कर सकते। वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े और उसी बदहवासी में कल्पना उनकी गिरफ्त से निकल गई। कल्पना आजाद होते ही मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन उसका पैर अपनी साड़ी में उलझा और वो चीखती हुई मुंह के बल सामने गिरी। मैंने कल्पना की तरफ देखा और उसी एक लम्हे से फायदा उठाते हुए गंगू के साथी ने मेरी तरफ छलांग लगा दी। वो गंगू के मुकाबले में कदरे दराज कामत और उसका जिस्म भी खासा मजबूत था। उन दोनों में एक फर्क बहुत नुमाया था। गंगू के बाल लंबे थे जिन्हें उसने चोटी की सूरत में बांध रखा था, और ये दूसरा बदमाश गंजा था। उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर चमगादड़ की तरह हवा में उड़ता हुआ दीवार के साथ इस्तादा अलमारी के ऊपर जा गिरा। मैं उस सूरत हाल से समझ नहीं पाया था कि गंजे की दूसरी ठोकर मेरे घुटने पर लगी। मैं कराते हुए एक टांग पर नाच कर रह गया। उसका हथौड़े की तरह वजनी घुंसा मेरे पेट पर पड़ा। मैं दोहरा हो गया। अगला घुंसा मेरी ठोड़ी पर लगा। मेरे मुंह से एक और करा निकली। मैं सीधा होकर लड़खड़ा गया। मेरी जिंदगी लड़ते हुए गुजरी थी, लेकिन बदतरीन दुश्मन के खिलाफ वो लड़ाई किसी और नौइयत की थी। राइफलों की लड़ाई, मशीन गनों की और गोला बारूद की लड़ाई, हिंदू फौजियों से दो बदू लड़ाई का मौका बहुत कम मिला था। मैं अगरचे हर लड़ाई में सुरखरू रहा था, लेकिन गुंडों के साथ इस लड़ाई ने मुझे वक्ती तौर पर बदहवास कर दिया था। गंजा बदमाश मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और गंगू ने एक बार फिर कल्पना को दबोच लिया था। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस बार एक फर्क था कि उसकी चीखें आजाद थी, मगर उसके चीखने का कोई फायदा ना था। एक तो रात का आखिरी पहर था। इस इलाके में बड़ी बड़ी हवेलियां और महल नुमा इमारतें एक दूसरे से काफी फासले पर थी, और वैसे भी ठाकरों और महाराजों की हवेलियों से रातों में नारियों की चीखें गूंजती ही रहती थी। किसी को इन चीखों पर तवज्जो देने की जरूरत ना थी। गंजे बदमाश ने एक और मुक्का मारा। इस मर्तबा उसने मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर मैं तेजी से एक तरफ झुका तो घुंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरे कंधे पर पड़ा और मैं कराता हुआ नीचे गिर गया। उसके साथ ही मुझे भी पहली मर्तबा दाव आजमाने का मौका मिल गया। मैंने अपने सामने खड़े हुए गंजे के दोनों पैरों को टखनों से जरा ऊपर से जोर से पकड़कर जोरदार झटका दिया, तो वो लड़खड़ाता हुआ पुष्ट के बल जमीन पर गिर गया। मैं बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया और गंजे को संभलने का मौका दिए बगैर उसे अपनी ठोकर ऊपर रख लिया। गंजा देर तक पिटता रहा, फिर उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया, लेकिन अपने आप को गिरने से बचा लिया। इसी दौरान गंजा भी उठकर खड़ा हो गया। गंजे ने एकदम छलांग लगाकर मुझसे लिपटने की कोशिश की, मगर मैं तेजी से एक तरफ हट गया और अपनी चौंक में आगे जाकर अलमारी से टकरा गया। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने पीछे से एक लात रसीद कर दी। वो कराता हुआ दोबारा अलमारी से टकराया। इस मर्तबा उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। अलमारी के ताले में चाबी लगी हुई थी और उस गंजे का सर उस चाबी से टकराया था। चाबी उसकी गंजी खोपड़ी में बेबुस्त होगी और जब एक झटके से वो पीछे हटा तो जख्म से बहने वाला खून उसकी पेशानी और चेहरे को तर कर रहा था। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। सीता भी कमरे में घुस आई। उसने आते ही गंगू पर हमला कर दिया और कल्पना को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। गंगू ने कल्पना को छोड़ दिया और सीता को पकड़कर पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। सीता लड़खड़ाती हुई पलंग पर गिरी। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये चीख किसी खौफ की वजह से नहीं निकली थी, उसका बारीक लिबास सामने से फट गया था। गंगू की आंखों में वैश्याना सी चमक उतर आई। वो सीता की तरफ लपका, लेकिन कालीन पर पड़ी हुई कल्पना उछलकर उसकी टांगों से लिपट गई। दीदी भाग जाओ दीदी, कल्पना चीखी। गंगू झटके देकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसी दौरान सीता को मौका मिल गया। वो उठकर कमरे से बाहर भाग गई। गंगू ने कल्पना पर घूंसों की बारिश कर दी। कल्पना चीखती रही, लेकिन गंगू की टांगे नहीं छोड़ी। गंगू ने उसकी खोपड़ी पर जोरदार घुंसा मारा। इस मर्तबा कल्पना के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और गंगू की टांगे उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। मैंने गंजे बदमाश को पुष्ट की तरफ से इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि उसकी बगलों में हाथ डालकर दोनों बाजू पीछे की तरफ मोड़ रखे थे और वो पैर की एड़ी से मेरी पिंडली पर ठोकरें मार रहा था। उसके सर से बहने वाला खून अब उसके लिबास को भी तर कर रहा था। कल्पना से निजात मिल जाने के बाद गंगू को अब इस तरफ देखने का मौका मिल गया था। उसने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल दिया और मेरी पुष्ट पर वार करने के लिए भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं गंजे बदमाश को उसी तरह गिरफ्त में लिए हुए तेजी से घूम गया कि गंजा मेरी ढाल बन गया। उसका सीना सामने था और दूसरी लम्हे कमरा उसकी भयानक चीख से गूंज उठा। गंगू का खंजर दस्ते तक उसके सीने में बेबुस्त हो चुका था। गंगू का हाथ अभी तक खंजर के दस्ते पर था, फिर वो इस तरह पीछे हटा जैसे बिजली का जबरदस्त करंट लगा हो। अजीब से खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा धुआं हो गया। आंखें दहशत के मारे हलकों से उबल पड़ी थी। गंजा शैतान मेरी गिरफ्त में पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था।
उसी लम्हे सीता दोबारा दरवाजे पर नमूदार हुई। वो बड़ी उजलत में लिबास तब्दील करके आई थी। उसके हाथ में लोहे की 3 फुट लंबी सलाख थी, लेकिन कमरे का मंजर देखकर वो इस तरह रुक गई जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। सीता शायद अभी तक इस सूरत को समझ ना पाई थी कि गंगू चीखता हुआ अपनी जगह से उछला। उसका रुख सीता की तरफ था। मैं यही समझा कि वो सीता पर हमलावर हुआ है। सीता ने भी समझने की कोशिश की, मगर मेरा और सीता का अंदाजा भी गलत निकला। गंगू ने सीता पर हमला नहीं किया था। वो सीता से टकराया और उससे पूरी कुव्वत से एक तरफ धकेल कर दरवाजे के बाहर रायदारी में गिरा। सीता भी दरवाजे से टकराकर चीखती हुई नीचे गिरी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, गंगू ने उठकर रायदारी में एक तरफ छलांग लगा दी। गंजा बदमाश अभी तक मेरी गिरफ्त में तड़प रहा था। उसके जख्म से बहने वाला खून लिबास को तर करता हुआ पैरों के करीब कालीन पर गिर रहा था। उसके तड़पने से खून के छींटे इधर उधर भी उड़ रहे थे। मैंने तड़पते हुए गंजे बदमाश को कालीन पर डाल दिया और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। रायदारी में पहुंचते ही मैं मुड़कर हाल की तरफ दौड़ा। गंगू हवेली के अकबी तरफ गया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज उस तरफ से आ रही थी। मैंने भी उस तरफ छलांग लगा दी। एक सोफे से टकरा कर गिरते गिरते बचा, फिर संभल कर दौड़ लगा दी। उस तरफ भी एक कुशादा और मुख्तसर सी रायदारी थी। दाएं बाएं एक एक कमरा था और सामने वो ऊंचा दरवाजा था जो अकबी सिमत में खुलता था। गंगू सी दरवाजे से निकला था। दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मैं भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। किसी तरफ से कदमों की आवाज सुनाई नहीं थी। मेरा ख्याल था कि गंगू दरख्तों में कहीं छुप गया है। मैं तारीकी में आंखें फाड़ कर इधर उधर देखने लगा और फिर एक अजीब सी आवाज सुनकर चौंक गया। वो ऐसी आवाज थी जैसे बिल्ली दरख्त के तने को पंजों से नोच रही हो। मैंने आवाज की सिमत देखा और फिर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। एक इंसानी एवलाद नारियल के दरख्त पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो गंगू के अलावा और कौन हो सकता था? मुझे बड़ी हैरत हुई। वो बंदर की सी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ा था। नारियल का वो दरख्त हवेली की बैरूनी दीवार से सिर्फ 3 फुट के फासले पर था। बुलंदी पर पहुंचकर गंगू दीवार पर चला गया। उसने गालबन पीछे मुड़कर देखा था और फिर दूसरे ही लम्हे उसने बाहर छलांग लगा दी। मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। उसके पीछे जाने का कोई फायदा ना था। मैं वापस मुड़ा और रायदारी में दाखिल हुआ। दीवार टटोल कर बत्ती जलाई और दरवाजा बंद करते हुए उसका जायजा लेने लगा। गंगू और उसका गंजा साथी उसी दरवाजे से अंदर आए थे। मुझे हैरत थी कि उन्होंने दरवाजा किस तरह खोला होगा। हालांकि कल्पना के आने के बाद सीता ने खुद तमाम दरवाजे चेक किए थे और फिर बात मेरी समझ में आ गई। उस दरवाजे में ऊपर या नीचे कोई बोल्ट नहीं था, सिर्फ हजमी कफल था। सीता ने यकीनन नाप दबाकर दरवाजा लॉक किया होगा, लेकिन किसी तार वगैरह की मदद से बाहर भी ताला खोलना मुमकिन नहीं था। गंगू वगैरह इस तरह ये दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। कल्पना के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। आंखें दहशत से जैसे फटे जा रही थी। उसके बदन पर हल्की सी कपकपाहट भी तारी थी। गंजा खत्म हो चुका था। कमरे में चारों तरफ इस तरह खून बिखरा हुआ था जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी फेर कर छोड़ दिया गया हो। डरो नहीं कल्पना। मैं घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। इसे हमने नहीं मारा। गंगू ने खंजर का वार मुझ पर किया था, मगर ये जद में आ गया। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये गुंडा अपने ही साथी के हाथों मारा गया है। सीता ने कहा, फिर कल्पना की तरफ देखते हुए बोली, लाश के सीने में पैबूस उस खंजर को देखो, पहचानो इसे। अब तुम उस बूढ़े ठाकुर की हवेली में तो नहीं। यही दोनों बदमाश तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। तुमने गंगू के पास ये खंजर जरूर देखा होगा। ये उसका खंजर है और ये गंजा उसके हाथों मारा गया है। और तुम भी ये जानती हो कि तुम्हारी चीखों की आवाज सुनकर जब महावीर इस कमरे में दाखिल हुआ तो खाली हाथ था। मुझे विश्वास है दीदी कि उस गुंडे को तुम में से किसी ने नहीं मारा। मैंने सीता की तरफ देखा। इसे अपने कमरे में ले चलो। इसका ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। तुम भी चलो। तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? सीता ने कल्पना को सहारा देकर उठाते हुए कहा। उसने ठीक ही कहा था। मैंने अलमारी पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कल्पना की तरफ देखते हुए यकायक मुझे उस पे तरस आने लगा। उसकी टांगे कपकपा रही थी और सीता उसे बमुश्किल सहारा दिए हुए थी। दूसरी तरफ से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कल्पना से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल सीता को थमा दिया और झुककर कल्पना को गोद में उठा लिया। वो मचलने लगी। नहीं नहीं, मुझे उतार दो जीजा जी, मैं चल लूंगी, वो बोली। मैं सीता की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके लबों पर भी मुस्कान आ गई। कल्पना हमें पत्नी पत्नी ही समझती थी। शांत रहो शरीर लड़की, मैंने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है इस वक्त तुम अपने कदमों पर नहीं चल सकती। कल्पना ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। उठो और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। कल्पना एक झटके से उठकर खड़ी होगी। उसने कनकी से मेरी तरफ देखा और सीता के हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। चंद मिनट बाद वो कपड़े बदल कर आ गई। अब मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी दीदी, मुझे डर लग रहा है, कल्पना ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम्हें अलग कमरे में जाने की जरूरत नहीं।
बल्कि हम यहाँ से जा रहे हैं। सीता ने कहा, क्या मतलब? मैंने चौंक कर सीता की तरफ देखा। गंगू भाग गया है, सीता ने कहा। उसका अपना ही साथी उसके हाथों मारा गया है। उसने ये तवक्को नहीं कि वो हमारे खिलाफ पुलिस को इतला देगा, इस तरह वो खुद भी फंस जाएगा, बल्कि वो उस बूढ़े ठाकुर बलबीर सिंह को बता देगा कि कल्पना को हमने छुपा रखा है और ऐन मुमकिन है वो हमारी हवेली पर चढ़ दौड़े। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि लाश को गायब करके फर्नीचर और कालीन से खून के धब्बे साफ कर सके। हम खुद भी पुलिस के पास नहीं जा सकते। इस तरह मैं नजरों में आ जाऊंगी और तुम भी महफूज नहीं रह सकोगे। अगर ठाकुर बलबीर सिंह हमारी हवेली का रुख करता है तो गंजे की लाश की मौजूदगी हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती है। फिर क्या इरादा है? मैंने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, सीता ने जवाब दिया और अलमारी के ऊपर से वो बैग उतार लिया जो हमने पठानकोट से खरीदा था और जिसमें हमारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे। यहाँ आने के बाद ये बैग खोलने का मौका ही नहीं मिला था। बैग की साइड जिप खोलकर उसे बड़ा किया जा सकता था और सीता ने ऐसा ही किया। इस तरह बैग में इतनी गुंजाइश निकल आई कि उसमें कपड़ों के कई जोड़े और भी रखे जा सकते थे। वो वार्डरोब खोलकर उसमें से कपड़े निकालने लगी। जनाना जोड़ों के अलावा उसने 3-4 मर्दाना जोड़े भी निकाल लिए थे। अगर गंगू पकड़ा गया तो तुम्हारा राज छुपा नहीं रह सकेगा, मैंने कहा। वो पुलिस को बता देगा कि यहाँ से तुमसे सामना हुआ था। इस तरह पुलिस समझ जाएगी कि गंगू तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सीता ने मेरी बात काट दी। वो सिर्फ यही बताएगा ना कि उस हवेली में एक औरत और एक मर्द को देखा गया था। वो उलिया भी बताए तो पुलिस मुझे शिनाख्त नहीं कर सकेगी। मैं कोई ऐसी हस्ती तो हूँ नहीं कि मुझे शहर का हर शख्स पहचानता हो। और तुम्हें कौन जानता है महावीर? सीता ने आखिर में मेरे नाम पर खास जोर दिया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सिर्फ चतून सिंह एक ऐसा शख्स है जो जैसलमेर में मेरी मौजूदगी से वाकिफ है, लेकिन वो हमारा वफादार मुलाजिम है, दाद का राजपूत है। उसने हमारा नमक खाया है। वो मेरे बारे में कभी जबान नहीं खोलेगा। अलबत्ता यहाँ से जाते ही पहली फुर्सत में मैं उसे सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। इसका क्या करोगी? मैंने कल्पना की तरफ इशारा किया। जाहिर हम इसे यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, ये हमारे साथ ही जाएगी। सीता ने जवाब दिया, हालात कुछ बेहतर सूरत हाल इख्तियार करेंगे तो इसे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा जहाँ ये राक्षस इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बातें करते वो बैग में कपड़े भी रखती जा रही थी। यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? कोई महफूज जगह? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यूं तो हमारे लिए जैसलमेर में बहुत सी पनागाहें हैं, लेकिन फौरी तौर पर सलावट पाड़े वाला मकान हमारे लिए ज्यादा महफूज है, सीता ने कहा। सलावट पाड़ा? मैंने उलझी नजरों से उसकी तरफ देखा। शहर के एक मोहल्ले का नाम है, उसके बारे में तफसील बाद में बताऊंगी, सीता ने कहा और अपने काम में मसरूफ होगी। कल्पना को भी पता चल गया था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। वो भी ज़हनी तौर पर हमारे साथ जाने को तैयार होगी। हमारी तैयारी मुकम्मल होगी। हम दिन की रोशनी तुलू होने का इंतजार करने लगे। मुंह अंधेरे निकलना मुनासिब ना था, क्योंकि किसी की नजरों में आए तो हम पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता था। मैं पिस्तौल हाथ में लिए खाल कमरे के बरामदे वाले दरवाजे के ऐन सामने बैठा हुआ था। गंगू के फरार के बाद मेरे ख्याल में किसी भी लम्हा कुछ भी हो सकता था और मैं गैर मुतात नहीं रहना चाहता था। दिन की रोशनी फैलने लगी। हवेली के सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। घरों में दूध सप्लाई करने वालों की साइकिलों पर लगे हुए दूध के डिब्बों की खड़खड़ाहट की आवाज भी सुनाई देने लगी। 35 लाख की आबादी का शहर गोल्डन सिटी जैसलमेर अपनी तारीख की एक नई रोशनी का आगाज कर रहा था। मेरे देन में जन्म लेने वाले खदशात कम अज कम इस वक्त तक बेबुनियाद साबित हुए थे। गंगू ने ना तो पुलिस को इतला दी थी और ना ही ठाकुर बलबीर सिंह से राब्ता किया था। उसके हाथों एक कत्ल हो चुका था और शायद वो अपने आप को बचाने के लिए किसी पनाहगाह में छुप गया था। सूरत हाल अगरचे अभी तक पुरसुकून थी और हमारे हक में थी, लेकिन मैं गैर मुताद नहीं रहना चाहता था। बाहर से आने वाली हर आवाज पर मैं होशियार हो जाता। मामला सिर्फ गंगू का ही नहीं, भारत फौज का एक जिम्मेदार अफीसर कैप्टन गोपाल सिंह भी इस हवेली की जमीन में दफन था। गुज़िश्ता रात सीता उसे अफीसर मैस से बुलाकर लाई थी और फिर उसे वापस जाना नसीब नहीं हुआ था। कैप्टन गोपाल अक्सर बेशतर आवारा औरतों के साथ दादो ऐश देने के लिए उस हवेली में रहता था। उसके साथ उसके दोस्त भी होते थे और जाहिर है वो भी फौजी अफीसर ही थे। गुज़िश्ता रात कैप्टन गोपाल की गैर हाजिरी से शायद वो यही समझे होंगे कि कैप्टन गोपाल किसी औरत को लेकर हवेली में आया हुआ है। आज सुबह उसकी वापसी का इंतजार होगा और जब वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचेगा तो उसके अफीसरों को तशवीश होगी। उसके दोस्तों से पूछा जाएगा और फिर उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए इस हवेली का रुख किया जाएगा। और अगर कोई फौजी अफीसर हमारी मौजूदगी में यहाँ तक पहुँच गया तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।